बायोडायवर्सिटी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने देखा था कि बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करके जिसमें 10 पार्ट्स पे हम इंडिया को डिवाइड किए थे। यहाँ पर हमने हॉट स्पॉट, होप स्पॉट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशंस के बारे में भी देखना है। तो सबसे पहले हम हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट में आपने वर्ल्ड लेवल पे देख सकते हैं किस प्रकार से 36 प्लेस को डिवाइड किया गया है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में अगर देखा जाए तो 4% हॉट स्पॉट प्लेस पाए जाते हैं। ठीक है, हॉट स्पॉट प्लेस में इंडिया का अगर रेंज देखा जाए तो 4% है। और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस किया जाए तो इसको हम एट पार्ट पे क्लासीफाई करके देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के बाय हॉट स्पॉट एरियाज़ को, जिसमें से फर्स्ट आप देख सकते हैं कैरेबियन सी है जो कि नॉर्थ अमेरिका साइड आपको दिखेगा। उसके बाद सेकंड में देख सकते हैं हम नीचे में ब्राज़ील है, ब्राज़ील एरिया जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। यहाँ भी बहुत अधिक हॉट स्पॉट एरिया है क्योंकि यहाँ अमेजन बेसिन है और यहाँ की जो फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं केन्या जो कि अफ्रीका में है और मिड अफ्रीका में माना जा सकता है इसको, और उसी से लगा हुआ है केन्या। और फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर है जो कि अफ्रीकन रिलेटेड आइलैंड टाइप है, जो कि ये देख सकते हैं कॉर्नर पे अफ्रीका के साउथ कॉर्नर साइड में स्थित है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट मीन्स इंडिया का वेस्टर्न घाट जो कि साउथ में है, साउथ में होते हुए वेस्टर्न साउथ में स्थित है वेस्टर्न घाट, जो कि भुज से स्टार्ट होके कन्याकुमारी तक फैली हुई है। नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे देखें तो नॉर्थ ईस्ट आपका घाट बोल सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन बोल सकते हैं, हिमालयन रेंज है जिसमें सेवन सिस्टर और सिक्किम रिलेटेड है और बर्मा बॉर्डर और बांग्लादेश बर्मा बॉर्डर में म्यांमार तक इसका जो हॉट स्पॉट एरिया फैला हुआ है। उसी में हम नेक्स्ट देख लेते हैं सुडालैंड जिसको बोलते हैं। ये भी आइलैंड एरियाज होते हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में फैले हुए हैं। इसे क्या बोलते हैं? सुडालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। उसी में अगर 8 नंबर पे हम बात करें तो 8 नंबर पे साउथ एशियन रीजन हैं जिसमें फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया और मलेशिया ये सब भी इसमें शामिल हैं। बाली हो गई, इस टाइप के आइलैंड इसमें शामिल हैं जो कि साउथ एशिया रीजन्स में हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 8 पार्ट पे डिवाइड करके हॉट स्पॉट्स एरिया को। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली 4 प्लेस हैं जिसमें हॉट स्पॉट या फिर बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक देखा जाता है, जिसमें से 2 प्लेस को हम हॉट स्पॉट एरिया डिक्लेयर किए हैं। मतलब जो है यूएन या यूएनईपी हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन्स को घोषित किया गया है। अगर हम जनरल व्यू में अगर 4 पार्ट में देखें तो फर्स्ट वेस्टर्न घाट, सेकंड हिमालयन रीजन और थर्ड में हम देखते हैं तो इंडो बर्मा रीजन्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, और फोर्थ में सुंडालैंड अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए। इससे बायोडाइवर्सिटी हमारा क्लियर होता है। अब हम देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाए, किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाए। इसे हम 2 टाइप डिवाइड किए हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मीन्स जहाँ जो जैसा है उसको वैसा ही कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन सिटू। और एक्स सिटू मीन्स होता है आउटडोर। आउटडोर मीन्स जैसे कोई जीव जो कि फॉरेस्ट में काफ़ी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसकी पॉपुलेशंस घट रही है, तो उनको हम एक ऐसे प्रिजर्व इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे जहां उसको सही ढंग से डेवलप कर सकें, उसका ग्रोथ कर सकें। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्स सिटू। उसके मूल निवास स्थान से अलग स्थान पे ले जाके उसको डेवलप करना, उसको ग्रोथ कराना, उसको नरिशमेंट देना, ये सब होती है एक्स सिटू में। इन सिटू मतलब ज्यों का त्यों, जैसे कोई फॉरेस्ट में डेवलप हो रहा है लेकिन उसमें कुछ कमियां आ रही है तो फॉरेस्ट में ही उसको रख कर वहीं उसका कंजर्वेशन एरिया घोषित करके, जैसे हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स हो गए और वहीं स्क्रैप्ड ग्रेव लेक हो गए, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हैं इन सिटू में। अगर वहीं हम एक्स सिटू की बात करें तो सीड बैंक हो गई, जीनोम बैंक हो गई, जहाँ जीन को कंजर्व करके रखा जाता है या प्रिजर्व करते हैं। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशंस हो गए, जहाँ जीन के बहुत छोटे छोटे जैसे
सेल हो गए या फिर टिश्यूज़ हो गए, ये सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उनका उपयोग करके फिर से उस जीव को या फिर उस प्लांट को डेवलप किया जा सके। बॉटनिकल गार्डन हो गए, और वहीं ट्री गार्डन हो गए, जू हो गए, चिड़ियाघर हो गए, बर्ड पार्क हो गए, और बर्ड सेंचुरीज इसमें शामिल हैं किसके अंतर्गत, एक्ट C2 के अंतर्गत। वहीं टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, क्रोकोडाइल पार्क, वल्चर कंजर्वेशन जो हरियाणा साइड चल रहा है, और वहीं अगर बात करें ऑलिव रिडले टर्टल की, और राइनोसियर्स की बात करें, इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनका भी कंजर्वेशंस के लिए कार्य चल रहे हैं, डॉल्फिन प्रिजर्वेशंस के लिए। और वहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है कंजर्वेशंस के लिए, कोरल रीफ और ब्लीचिंग्स। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बारी बारी करके डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो आज हम देख लेते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की हम बात करें तो सबसे पहले नेशनल पार्क जो है इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस के अंतर्गत आता है। 105 नेशनल पार्क अभी तक घोषित किए गए हैं, और भी ऐसे एरिया हैं जिन्हें घोषित करने के लिए अभी पेंडेंसी चल रही है, उस पर कार्य चल रही है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट पे है, 1936 उत्तराखंड पे स्थित है। अब हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पे आते हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें 105 में हम केवल इम्पोर्टेंस ही चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सलीम अली नेशनल पार्क है, जो कि सलीम अली एक बर्ड रिलेटेड साइंटिस्ट बोलना चाहिए या कोई पर्यावरणविद, एक इन्वायरमेंटल पर्सन्स थे जिन्होंने सलीम अली उन्हीं के नाम से स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस में आता है। वहीं सेकंड में बात करें तो दचीग्राम नेशनल पार्क है, जहां हंगुल एक हिरण होती है, उसका कंजर्वेशंस के लिए जाना जाता है, ये बहुत ही फेमस है। वहीं थर्ड में बात करें तो हेमिश नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है एरिया वाइज, और यह 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो किश्तवाड़, जो कि कश्मीर हिमालयन घाटी में फैला हुआ है। अब आ जाते हैं हम नॉर्थ साइड, मतलब थोड़ा नॉर्थ में ही नीचे आते हैं तो हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। सेकंड है इंदिरा किला। थर्ड नंबर पे देखेंगे तो आप देखेंगे तो खीर गंगा नाम से नेशनल पार्क है। और फोर्थ नंबर पे पीन घाटी, काफ़ी ऊंची ऊंची नुकीले घाटी, इसलिए इसे पीन घाटी कहते हैं। यहाँ कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, बहुत अधिक कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ जिम कॉर्बेट, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट नेशनल पार्क है। 1936 में अंग्रेजों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। वहीं 1972 में टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी इसे घोषित किया गया। वहीं सेकेंड बात करें गंगोत्री, जो कि गंगोत्री या फिर बोला जाए गंगोत्री नेशनल पार्क, जो ग्लेशियर्स के आसपास फैले हुए हैं। यहाँ से गंगा नदी उतरती है और गंगा नदी अपना पूरा फैलाव के साथ बहते हुए यहाँ नजर आएगी आपको, और इसी के किनारे बसा हुआ एरिया को गंगोत्री नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी, जो कि एक हाइटेड प्लेस है, और यहाँ आपका हिस्टोरिकल प्लेस भी है और एक पर्यटक स्थान भी है। दोनों दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंस है और नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। राजा जी नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर फिफ्थ नंबर की बात करें, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, जहाँ छोटे छोटे फ्लावर्स, मैंने बताया था 30 डिग्री से 45 लैटीट्यूड पे छोटे छोटे फ्लावर वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसी में ये शामिल है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फोर्थ स्टेट पे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है उत्तर प्रदेश का, दुधवा नेशनल पार्क है। यहाँ नीलगाय मोस्टली देखा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हरियाली एरिया हो गई और ये एक मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ विशेषकर स्पेसिफिक एनिमल्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन शाकाहारी जीव मोस्टली पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं हम आ जाते हैं फिफ्थ नंबर बिहार पे, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ही फेमस है बिहार की में। वहीं अगर और आते हैं हम लोग नॉर्थ साइड, तो आपको देखेंगे कि वेस्ट बंगाल दिख रहा है। वेस्ट बंगाल में बुक्सा, जो कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, एरिया है, यहाँ भी टाइगर की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। गोरुमारा थोड़ा ऊपर है ये बुक्सा के। वहीं अगर बात करें नेवरा वैली है, जो कि
यहाँ से गुजरते हुए रिवर है, रिवर किनारे में ये नेवरा वैली फैला हुआ है। वहीं फोर्थ नंबर की बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन में आप जानते हैं सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि एक डेल्टा बनाती है, गंगा की डेल्टा, ब्रह्मपुत्र की डेल्टा यहाँ पर फैला हुआ है ये। तो यहाँ सुंदरवन की घाटी है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है इंडिया की, और यहाँ सुंदरवन नेशनल पार्क भी स्थित है। फिफ्थ नंबर पे देखें तो जल्दापारा है, जहाँ एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं, राइनोसियस। एक सींग रहता है जो जिसकी सींग नाक में सींग होती है, उसका उपयोग दवाई में और बहुत से उटपटांग दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, सेक्स पावर इंक्रीजिंग इस टाइप का माना जाता है, और इसका व्यापारिक दृष्टि से कार्य किया जाता है विदेशों में भी, और इसकी भी प्रिजर्वेशंस के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं सेवन्थ नंबर पे। सेवन्थ नंबर के स्टेट में अगर बात करें तो सिक्किम आता है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखता है, जहाँ की आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट भी इसके आगे नेपाल स्थित बॉर्डर है, नेपाल में स्थित है। तो ये कंचनजंगा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसकी गिनती आती है। वहीं हम बात करें थोड़े नीचे आ जाते हैं तो असम में डिब्रू सोखाया जो कि अभी अभी उसमें लेटेस्ट ब्रिज बना था, इसलिए ये भी फेमस है, BSR के नाम से भी जाना जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर भी है। नेक्स्ट है कांजीरंगा। इसमें सेकंड नंबर पे कांजीरंगा देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ भी एक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं, राइनोसियस। और नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर पे देखें असम में तो मानस है, जहाँ मानस मुनि रिवर है, मानस नाम से रिवर भी बहती है, और यहाँ भी एक सींग वाले गेंडा मोस्टली पाए जाते हैं। और बांस बैम्बूस की यहाँ बहुत अधिक पैदावार है, प्रोडक्शंस देखी गई है। नेमरी नेशनल पार्क भी स्थित है, नेमरी नाम की ट्राइब भी पाई जाती है यहाँ। वहीं अगर फिफ्थ नंबर असम में देखें तो ओरांग नाम की एक ट्राइब भी पाई जाती है, और ओरांग नेशनल पार्क है उन्हीं ट्राइब्स के नाम पे रखा गया है। बहुत अधिक आदिवासी क्षेत्र है और काफ़ी यहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है नेशनल पार्क में भी। यहाँ आपको लायन एंड और डियर, बियर इस टाइप के जीवों की भारी मात्रा में आप देख सकते हैं। असम काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंस स्थान रखता है अपना बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए और अपने स्पेसिफिक नेशनल पार्कों के लिए। नाइन्थ नंबर पे देखें, नाइन्थ नंबर का स्टेट हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की माउलिंग नामदफा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट पर स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो कि यहाँ टाइगर बहुत ही लेस पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी हाइटेड टाइगर रिजर्व एरिया में है, और नेशनल पार्क है जो कि हाईएस्ट पॉइंट समुद्र तल से, और भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है, तो नामदफा नेशनल पार्क। 10 नंबर पे देख सकते हैं नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं इंटाकी में आदिवासी क्षेत्र है, काफ़ी डेवलप नहीं है, तो बहुत बड़े एरिया में ये भी फैला हुआ है। यहाँ नागा जाति के लोग रहते हैं। 11th नंबर पे हम देख सकते हैं मणिपुर में देखें तो काइबुल लामजाओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह तैरता हुआ झील के नाम से जाना जाता है, लोकटल झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो टुकड़ा एक झील में बसा हुआ है, इसीलिए उसे तैरता हुआ झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ और आसपास और भी नॉर्मल लैंड भी हैं, उस सब मिला के काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क बनाती हैं। वहीं सिरोई दूसरा नेशनल पार्क यहाँ पर भी है, जो कि फॉरेस्ट एरियाज है। नेक्स्ट बात करें 12th स्टेट की, तो मिज़ोरम है, जहाँ मुरलेन और फाउंगाई नीला पर्वत, यहाँ फिल्मों की शूटिंग किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड टाइप की जगह है, बहुत ही स्पेशल जगह माना जाता है मिज़ोरम की। मुरलेन और फाउंगाई नेशनल पार्क नीला पर्वत माना जाता है। यहाँ से आप ऐसा लगेगा कि आसमान को आप टच कर रहे हैं, इस टाइप का माहौल होता है। काफ़ी हरियाली और आपका स्काई व्यू यहाँ स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है, इसलिए यह प्लेस नेशनल पार्क बनाया गया है, और यहाँ के कंजर्वेशंस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मुरलेन और फंगवाई नीला पर्वत नेशनल पार्क। नंबर 13 की हम बात करें तो त्रिपुरा में क्लाउड लेपर्ड नाम से नेशनल पार्क है, और उसके बाद सेकंड है बिसोन एक प्रकार की जनजाति भी होती है, बाइसन हॉर्न भी यहाँ पाई जाती है, और इसी के अंतर्गत यहाँ के नेशनल पार्क का नाम रखा गया है बिसोन, जो कि बहुत अधिक यहाँ के वन भैंसे बाइसन हॉर्न बोलते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम पे भी, फिगर भी।
नेक्स्ट बात करें 14 नंबर पे तो मेघालय आता है। मेघालय मतलब कि मेघों का शहर बोला जाता है, मेघों का प्रदेश माना जाता है। मासिनराम यहीं पर स्थित है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पर मानी जाती है, रिकॉर्ड दर्ज है। और यह तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और लौटता हुआ मानसून यहाँ सबसे अधिक बारिश करती है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि गारो खासी जयंतिया तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, नीचे में बांग्लादेश है और यह एक कॉर्नर, एक गैप, एक ऐसा क्लोज गैप बनाती है जहाँ से एक बार मानसून आती है तो बारिश करते रह जाती है, इसलिए यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। इसमें अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बाला फकरम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एरिया है जहाँ बारिश वाले बहुत एरिया पाए जाते हैं, बाला फकरम नेशनल पार्क है। और नॉकरेक रीच नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। अब हम सेकेंड लेयर पे आ जाते हैं फिर से। जैसे एक लेयर कंप्लीट हो गया हिमालय से लेके साउथ नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन्स तक, सेवन सिस्टर कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट साइड से, तो आ जाते हैं आपके हरियाणा में। हरियाणा में फर्स्ट नेशनल पार्क है कलेश्वर, उसके बाद सुल्तानपुर है जहां बाघ संरक्षण, बर्ड सेंचुरीज भी इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं हम देखें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफ़ी नेशनल पार्क हैं और इम्पॉर्टेंस भी है इनकी स्थिति। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कि अरावली से लगा हुआ एरिया है, ये एक शैडो एरिया है और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि इंडिया में हिरन हो गए और ब्लैक बक टाइप के हिरन भी हो गए, काला हिरन यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर राजस्थान में तो मरुस्थल नेशनल पार्क, जहाँ ऊँट हो गए, जंगली गधे हो गए और आपका रेप्टाइल्स हो गए, इस टाइप के जीव मोस्टली पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है नेशनल मरुस्थल नेशनल पार्क। थर्ड नंबर पे देखें तो केवला देव घाना नेशनल पार्क है जहाँ बर्ड सेंचुरी भी बनाया गया है और ये यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है। वहीं फोर्थ नंबर पे देखें तो रणभंथौर नेशनल पार्क है जहाँ ब्लैक बक पाए जाते हैं, काला हिरण और भी अनेक प्रकार के यहाँ जीव पाए देख सकते हैं आप। रणभंथौर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंस है जहाँ आपको एक बहुत अधिक मात्रा में रेगिस्तान एरिया में एक जीव जंतुओं का समूह देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान डिजास्टर्स प्लेस है तो उतना वहाँ डेवलप नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो नेशनल पार्क है काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी अच्छे स्थान हैं। वहीं सरिस्का की बात करें तो ये बर्ड सेंचुरी है और यहाँ भी माइग्रेंट्स बर्ड यहाँ आते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम आते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं सबसे अधिक नेशनल पार्क एंड कंजर्वेटिव प्लेसेस। तो मध्य प्रदेश में फर्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉजिल बर्ड सेंचुरीज नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कि कान्हा किसली के नाम से जाना जाता है, टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है। ये माधवगढ़ नेशनल पार्क हो गए, पेंच नेशनल पार्क हो गई जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क करते हैं क्योंकि पेंच नाम से दो हो गए। एक है आपका महाराष्ट्र में पेंच है और वहीं पेंच नाम से टाइगर रिजर्व यहाँ भी स्थित है। पे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो पन्ना टाइगर रिजर्व है और इसे बीएसआर भी कहा गया है और नेशनल पार्क भी स्थित है। 7वें नंबर पे संजय गांधी नेशनल पार्क है। 8 नंबर पे सतपुड़ा रेंज है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, अचानक मार्ग और सतपुड़ा रेंज कहा जाता है एटीआर नाम से। वहीं 9 नंबर पे देखें तो वन विहार नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ 3 नेशनल अब आ जाते हैं हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बात करें तो हमें पता ही है 3 नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और कांगेर वैली नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करें 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 1258 स्क्वायर फीट इसका है। इसकी जो एरिया आप देख सकते हैं 1258 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। कुटरू गेम सेंचुरीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर पे देख सकते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि पहले संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, मतलब इस साइड था बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सबसे लगा हुआ है उत्तर प्रदेश एरिया से 1981 पे। और इसकी जो एरिया है 1400 स्क्वायर किलोमीटर पे फैली हुई है और 2001 में इसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क है जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो एरिया हो गई वो 200 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की हम बात करें तो 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है जो कि
नॉर्थ से अगर हम काउंट करते जाएं तो फर्स्ट तमोर पिगला, सेमरशोत, बादलखोल, गोमडा, बरनौपारा, उदंती, सीता नदी, पामेड़, भैरमगढ़, आप देख सकते हैं मैप में भैरमगढ़, भैरमगढ़ के बाद ऊपर आएंगे अब कवर्धा एरिया में तो भोरम देव, उसके बाद अचानक मार्ग। और इसी प्रकार अगर एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो लेमरू, कटघोरा एरिया, कोरबा एरिया में लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। वहीं हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें झारखंड में तो बेतला नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ की नेशनल एनिमल स्टेट एनिमल नीलगाय भी है। हम अगर नेक्स्ट स्टेट की बात करें ईस्ट में तो आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में देख सकते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, गहिर माथा जहाँ स्थित है, रेड ऑलिव टर्टल भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहाँ है, जो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है उड़ीसा का नेशनल पार्क में। रेड ऑलिव टर्टल की बात करें तो प्रशांत महासागर से यहाँ ये अपना जनरेशन्स इंक्रीज करने के लिए आते हैं, एक प्रशांत महासागर से होते हुए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साइड अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गहरी वाली आपका ये एरिया हो गई। कोस्टल रीजन्स बहुत ही गहरा होता है, जबकि हमारे ईस्टर्न्स में इंडिया साइड या एशियाई कोस्टल रीजन्स है वो उथले हुए हैं। तो यहाँ कछुए अपना जनरेशन्स करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं बहुत ही मात्रा में, और इनका अंडा बहुत बिखराव में देखा जा सकता है, इसीलिए इसे कंजर्वेशंस भी किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे देख लेते हैं गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में बसदा नेशनल पार्क है। वहीं ब्लैक बग नेशनल पार्क है, जो कि नाम से स्पष्ट है यहाँ ब्लैक बग पाए जाते हैं। और गिर नेशनल पार्क है जहाँ एशियाई लायन पाए जाते हैं। और गिर में ही कच्छ एरिया में देखा जाए तो जंगली गधे पाए जाते हैं, एक ऐसे होते हैं सिप होते हैं जो से बड़े बड़े सिप पाए जाते हैं जंगली गधे। ये इनके कंजर्वेशंस के लिए भी बहुत से वर्क यहाँ गुजरात में चल रहा है। मैरिन जो कच्छ वाले एरिया में फैले हुए हैं मैरिन नेशनल पार्क, जहाँ माइग्रेंट्स बर्ड की मात्रा आप देख सकते हैं। वहीं 22 स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में चंदोली, गोगामाल और नावेगांव, पेंच हो गए जो मैंने बताया था, पेंच नेशनल पार्क। यहाँ टाइगर रिजर्व भी है। यह बहुत छोटा टाइगर रिजर्व है, यहाँ टाइगर की मात्रा बहुत ही कम देखी गई है। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र में तो संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि भोरम देव से हमारे लगे हुए हैं। और उसके बाद 6 नंबर पे टडोआ नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में कायू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है। काफ़ी लंबा नाम है, कायू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ये इन्हीं के नाम से बना गया है। ये एक पर्यावरणविद भी रहे होंगे, वहाँ के रहे थे। वहीं अगर सेकंड बात करें तो महावीर हरिना नेशनल पार्क स्थित है। मोगरावनी नेशनल पार्क है। पापीकोडा नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। और 6 नंबर पे श्री वेंकटेश्वर, आप देख सकते हैं मैप में, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। गोवा में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है महावीर या फिर मोलम नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। यहीं सलीम अली बर्ड सेंचुरीज भी स्थित है, जो मैंने बताया था, सलीम अली बर्ड सेंचुरीज। और सलीम अली बर्ड सेंचुरीज गोवा में है और सलीम अली आपका नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका में तो अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख इस टाइप का नेशनल पार्क है। अलग अलग नाम है सभी। अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख जहाँ गोल्ड माइंस है और मोस्ट और इम्पोर्टेंस मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं कुद्रेमुख में। आयरन की भी बहुत अधिक पैदावार देखी गई है, यहाँ प्रोडक्शंस की जाती है। वहीं 5th नंबर पे राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो कि नागरहोल में स्थित है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट नंबर 26वां नंबर पे देखें तो केरला स्थित है, आपका नीचे में स्थित है। तो ये केरल को तो हम जानते ही हैं, केरल के बारे में कहा भी गया है कि कुदरत के सभी रंगों को रंग उलेट दिया गया है यहाँ, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत है। कोस्टल एरिया भी हैं और एक हिली रीजन्स भी हैं, ऊटी हो गए, ये सब कर्नाटका केरला के बीच में फैले हुए हैं। नीलगिरी की घाटी है और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो नॉर्थ में जो उत्तराखंड को स्थान दिया गया है, वहीं अगर साउथ में बात करें तो हम केरला को स्थान दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत घाटियों का प्रदेश है। तो यहाँ की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो अनामुड़ी, इराबी कुलम बोल सकते हैं, इराबी कुलम नेशनल पार्क। 3rd नंबर पे माथीकलन 16 नेशनल पार्क।
4th नंबर पे पारविन कुलम सोला नेशनल पार्क, और 5th नंबर पे पेरियर नेशनल पार्क, और 6th नंबर पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क इम्पोर्टेंस। 27वां नंबर तमिलनाडु की हम बात करें, टीएन की बात करें, तो यहाँ का नेशनल पार्क है जो कि गिंडी नेशनल पार्क। मन्नार मैरीन एरिया में जो फैला हुआ है मराइन एरियाज में, वो नेशनल पार्क मन्नार नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। वहीं इंदिरा गांधी अनामलाई इलायची की जो घाटियाँ हैं, इलायची यहाँ सबसे इलायची की पहाड़ी बोला जाता है, ये नेशनल पार्क है। 4th नंबर में मुदुमलाई नेशनल पार्क है। वहीं अगर 5th नंबर की बात करें तो मुकुर्ती नेशनल पार्क स्थित है। 6 नंबर पे आप देख सकते हैं मैप में, तमिलनाडु के मैप में पलानी नेशनल पार्क है जो कि पलानी हिल्स पर स्थित है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो या फिर टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड में हम देख सकते हैं जहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फैले हुए हैं, जिसमें कैम्पबेल हो गए सबसे ऊपर वाले पार्ट्स में, ऊपर वाले छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो फैला हुआ है। इसमें कैंपबेल नेशनल पार्क हो गई, गालाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है जो कि ये इम्पोर्टेंट और एक प्रकार से सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है, मतलब सुव्यवस्थित कहा जा सकता है। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गए। 5th नंबर पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गए। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क और झांसी की रानी नेशनल पार्क यहाँ है, मैरीन नेशनल पार्क है। 6 नंबर पे सैंडल पीक नेशनल पार्क है। वहीं अगर 7th नंबर की बात करें तो साउथ बटन नेशनल पार्क है जो लगभग अब डूब गया है, और यहीं सबसे साउथ वाले प्लेस बोलना चाहिए, साउथ किनारा इंडिया का माना जाता था, इंदिरा पॉइंट, जो कि अब डूब चुका है इस एरिया में, और यहीं साउथ बटन नेशनल पार्क भी स्थित था। इस प्रकार से नेशनल पार्क हमारा कंप्लीट होता है। कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ इंडिया में नेशनल पार्क जो 105 थे, लगभग हमने सभी को डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंस को आप पिक्चर में भी देखे हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे, इम्पोर्टेंस तो 566 से कुछ अधिक ही हैं जो अभी भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी लगभग 566 हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। 555 500 से 566 तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं तो चौंगथाल जो कि कोल्ड डेजर्ट नाम से जाना जाता है, चौंगथाल कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। होकेरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सुरिनसर और मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहीं हिमाचल की बात करें तो चंद्रताल जो कि एक बहुत बड़ा योग डैम बोला जाता है या पोंग डैम बोल सकते हैं, इस टाइप का एक डैम बना हुआ है, चंद्रताल डैम और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ स्थित है। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जानती हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। वहीं अगर यूपी में आए, जस्ट बगल में नीचे में यूपी में आए तो बाखीरा, कैमूर, ओखला बर्ड सेंचुरीज या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना पक्षी विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। अब आ जाते हैं हम बिहार में। बिहार में आप देख ही सकते हैं बेरला झील लेक बर्ड सेंचुरीज है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि नेशनल पार्क भी है, इसका नाम विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और गंगा डॉल्फिन के लिए भी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ स्थित है। वहीं हम झारखंड की बात करें तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पलामू आप जानते ही हैं यहाँ एलिफेंट रिजर्व भी है, और लोचंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ स्थित है। वहीं हम सिक्किम की बात करें, ऊपर में गैंगटॉक वाले एरिया, मतलब गैंगटॉक तो इसकी कैपिटल है, तो वहाँ बात करें तो किताम और पांगोलाखा जो कि सिक्किम एरिया का बहुत हाइटेड स्थान पे है, पांगोलामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। असम की बात करें तो दिपोरा बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कार्बी एगलॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कार्बी जो असमीज भाषा में कहा जाता है, कार्बी एगलॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखोवा, ये भी असमीज भाषा है, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ स्थित है। वहीं अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बगल में देख लेते हैं, ऊपर साइड अरुणाचल प्रदेश में बात करें, चाइना से लगा हुआ पाखुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्योंकि यहाँ ऑर्किड का सबसे अधिक ट्री पाया जाता है, इसलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया सेसा का। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागालैंड का सबसे बड़ा फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता है। यहीं इंटाकी भी है इसी का नेशनल पार्क नागालैंड में।
11वें नंबर पे देख लेते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में दफ़ा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में तो नाम दफ़ा है, तो यहाँ दफ़ा करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थोरांट लाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। त्रिपुरा में गुमाटी, सोहापी और सोपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वहीं हम नेक्स्ट लेयर में आ जाते हैं, अपना वेस्टर्न साइड इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं। तो पंजाब में हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंडीगढ़ में सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिल्ली में असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित है। वहीं राजस्थान की हम बात करें तो माउंट आबू, सरिस्का बर्ड सेंचुरीज, जवाहर सागर, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वन विहार स्थित है। काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है राजस्थान में, इंपॉर्टेंस प्लेस है, माइग्रेन बर्ड्स यहाँ आते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जान ही रहे नेशनल पार्क की संख्या तो सबसे अधिक है ही, साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी काफ़ी मात्रा में यहाँ प्रेजेंट्स हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का वर्क चल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है और नेशनल पार्क भी है। तातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ स्थित है। अब देख लेते हैं 18 नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हम देख ही चुके थे 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और एक ER है। ER मीन्स ER बोल सकते हैं, एलिफेंट रिजर्व एरिया, जो कि लेमरू कटघोरा एरिया में स्थित है। तो क्लॉकवाइज में एक नज़र देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से। तो तमोर पिगला सूरजपुर स्थित है, सेमरसोत बलरामपुर स्थित, बादल खोल जो कि जसपुर में स्थित है, गोमर्डा रायगढ़ में स्थित है, और वहीं बरनौपारा आपका बलौदा बाजार में, उदंती गरियाबंद सीता नदी जो कि धमतरी में स्थित है, पामेड़ भैरमगढ़ ये दोनों आपका बीजापुर में स्थित है, वहीं भोरमदेव कवर्धा में स्थित है, और अचानक मार्ग जो है मुंगेली में स्थित है। और वहीं ER की बात करें तो मैंने बताया कि लेमरू जो है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कटघोरा में स्थित है। और बर्ड सेंचुरीज भी काफ़ी प्रोग्रेस में हैं, जिसका डिक्लेरेशन कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ है, और भी डिक्लेरेशन बाकी है। ये कंजर्वेशन एरिया चल रहे हैं। वहीं उड़ीसा की हम बात करें, उड़ीसा में भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चिल्का गहीर माथा जहाँ की रेड ऑलिव कछुआ जो कि यहाँ जनरेशन्स करने के लिए आते हैं, मीटिंग होता है, इसके लिए यहाँ उड़ीसा क्षेत्र में गहीर माथा एरिया में आते हैं। 7 कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट लेयर पे आ जाते हैं, फिर से हम लोग वेस्ट से शुरू करते हैं और ईस्ट तक आते हैं, ठीक है। तो गुजरात देखते हैं। तो गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि काफ़ी हाईटेक पक्षी होती है, इसकी भी जनसंख्या विलुप्त होती जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घट गई है, इसके लिए विशेष प्रोग्राम चला गया है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इसके प्रोटेक्शंस के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसके बाद गिर एशियन लायन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक घोषित किया गया। कच्छ जंगली गधा के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नाल सरोवर, ताल सरोवर और नारायण सरोवर ये चिंकारा हिरण प्रजाति की होती है, बोल सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ प्रोटेक्शंस के लिए काम चल रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित है। वहीं देख लेते हैं महाराष्ट्र की बात करें तो कातलूबाई हरिश्चंद्र घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हरिश्चंद्र की घाटी तो आप जानते हैं काफ़ी हाइटेड में है, बादल को आप छू सकते हैं, काफ़ी अच्छी है हरिश्चंद्र की जो हिल स्टेशंस है। उसके बाद यहीं स्थित है बेलघाट, नागजीरा पक्षी विहार, पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक काडला करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, हाडला कार्ला करके। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्नाटका की हम बात करें, थोड़ा नीचे आ जाते हैं कर्नाटका में। तो कर्नाटका में डडेली और घाट प्रभा जो कि एक रिवर है, घाट प्रभा उसी के किनारे बसा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ताल कावेरी रिवर के नीचे फैला हुआ एरिया है, जहाँ ताल कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। यहाँ भी प्रोटेक्शंस करते हैं, तहार वहार, और तहार एक जू होती है, बताया था मैंने, ठीक है, इसका कंजर्वेशंस के लिए इम्पोर्टेंस है। केरला की बात करें तो थडेकर पक्षी विहार जो कि बर्ड सेंचुरीज है यहाँ स्थित है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नैयर और पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नैयर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि काफ़ी बड़ा एरिया में केरल में फैला हुआ है। और यहीं हम देख लेते हैं तो पारंबीकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी स्थित है, ठीक है। और एरिया के नीचे आते हैं समुद्री तट एरिया में तो मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वायनाड में जिला में स्थित है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से ही जाना जाता है। और कुमारा कामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ स्थित है। काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं केरला में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है केरला, मैंने बताया था कि प्रकृति ने इसे अपने हाथों से रंगा हुआ है।
वहीं अगर नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो कि डैम है, पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ चलते हैं। और श्रीशैलम के नाम से भी, श्रीशैलम नागार्जुन सागर के नाम से भी जाना जाता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। वहीं प्राणहिता एक नदी का नाम भी है, वहीं उसी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए प्राणहिता नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से जाना जाता है, स्थित है। और कोरिंगा कैलुरुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है जितने भी हैं, और वैसे तो 566 हैं जिसको पूरा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंस हो सके हमने किया। अब हम देख लेते हैं BSR की बात करें। BSR मीन्स होता है बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स, जो कि इस स्पेसिफिक जीव मंडल बनाया जाता है। एक कोर रीजन होते हैं और उसके बाद ट्रांजिशन रीजन होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स रीजन होते हैं, जो कि हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसमें से 10 को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। इंडिया में कुल 18 हैं और 10 किसके अंतर्गत आते हैं, तो यूनेस्को के। अभी लेटेस्ट में पन्ना को भी इसमें यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि यूनेस्को में शामिल है 2019-20 से। तो हम देख लेते हैं लेयर की बात करें तो सबसे जो अंदर वाली सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर की बात करें तो ह्यूमन सेटलमेंट्स जोन कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं उसके अंदर वाली लेयर को ट्रांजिशन जोन्स कहते हैं, जहां टूरिज्म भी जा सकते हैं। उसके बाद आती है बफर जोन। बफर जोन के अंदर एजुकेशन, रिसर्च वर्क और एनालिसिस वर्क, मतलब साइंटिफिक या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट्री वर्क के लिए इंपॉर्टेंस होता है बफर जोन, जहां स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं फॉरेस्ट्री के ऊपर और बायोस्फीयर के डाइवर्सिटीज़ के अंतर्गत। वहीं अगर कोर जोन की बात करें तो वो सबसे अंदर वाली जोन होता है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एरिया होता है। उसके बाद मॉनिटरिंग एरिया होती है, जो सबसे अंदर आउटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर जोन के अंदर होती है। तो हम देख लेते हैं बायोस्फीयर जो कि 18 हैं, उनमें से 11 जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो फर्स्ट एंड अगर सबसे फर्स्ट देखें तो फर्स्ट जो बना था 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहीं 1988 में सेकंड बना था नंदा देवी BSR बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड पे है। 1988 में नॉर्गेट थर्ड नंबर पे आता है, मेघालय में स्थित है, बोल सकते हैं। 1989 में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है, जानते ही हम लोग नेशनल पार्क के लिस्ट में पढ़ ही चुके हैं। 1989 में ग्रेट निकोबार बताया मैंने। 1989 में वहीं बात करें तो मन्नार सबसे बड़ा एरिया है, जो कि CGPSC में आया था। सबसे बड़ा एरिया कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 11,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यह आया था। और 1989 में मानस असम में स्थित है। वहीं 1989 सुंदरवन और 1994 कुछ में सिमलीपाल उड़ीसा का बना है। उसके बाद हम देख लेते हैं डिब्रू सोखाया असम में स्थित है और 1998 में दिहांग दिबांग असम में है और 1999 में पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद 2000 में कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है और 2001 में अगस्तमलाई केरला में स्थित है और 2005 14 नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ है। अचानकमार ATR के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और 2008 में बात करें तो कच्छ का गुजरात में स्थित है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख में स्थित है। वहीं 2011 की बात करें तो पन्ना जो लास्ट नंबर का हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को लिस्ट की अगर हम बात करें, यूनेस्को लिस्ट में 2002 में नीलगिरी और मन्नार को शामिल किया गया था। 2001 में सुंदरवन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को अपने लिस्ट में रखा था। 2004 की हम बात करें तो उस समय नंदा देवी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व को भी रखा गया था अपने साथ में। 2009 की हम बात करें तो नॉकरेक को शामिल किया गया था और पंचमढ़ी को शामिल किया था। 2012 में हमारा छत्तीसगढ़ के अचानकमार ATR को शामिल किया गया था और ये 7th नंबर का है, नंबरिंग याद करना जरूरी है। 2013 की बात करें तो ग्रेट निकोबार को इसमें शामिल किया गया था। 2016 में अगस्तमलाई और 2018 में कंचनजंगा को शामिल किया गया था। वहीं 2020 में अभी पन्ना नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। अब हम देख लेते हैं टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो कि इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से टाइगर की बात करें तो कैलाश श्रृंखला को याद करना जरूरी है, क्योंकि कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं इंडिया में। इंडिया के टाइगर मैन हैं
और वहीं 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया में टाइगर रिजर्व 51 से ऊपर ही है, 51 से अधिक हैं, जो अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जिसका डिक्लेरेशन बाकी है, और भी एरिया हैं, लेकिन डिक्लेरेशन के हिसाब से देखें तो 51 टाइगर रिजर्व अभी अस्तित्व में है। जो फर्स्ट इसका शुरुआत जो हुआ था वो तो 1973 से हो गया था। टाइगर रिजर्व करना चाहिए, इनका प्रोटेक्शन है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, ये सब हम जानते ही हैं। जहाँ टाइगर होंगे वहाँ सभी बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी और ये सब मेंटेन रहेंगे, सभी जीवों का अपने आप में बैलेंस रहता है। तो फर्स्ट है जिम कॉर्बेट, जो कि 1973 उत्तराखंड में स्थित है, और सबसे हाईएस्ट मतलब समुद्र के तल के सी लेवल से सबसे ऊंचे स्थान पे नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश पे स्थित है टाइगर रिजर्व। सबसे अधिक डेंसिटी जानवर वाले मतलब कि अपने लायन पाए जाने वाले हैं तो वो है कांजीरंगा नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में, असम में स्थित है। यहाँ सबसे डेंसिटी टाइगर्स की सबसे अधिक है। और सबसे बड़ा एरिया वाइज हम देखें तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अभी हमने कई बार डिस्कस भी करा है इसके बारे में। सबसे छोटा की बात करें तो पेंच है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखें सबसे साउथर्न एरिया में कौन सा है, मतलब कि सबसे साउथ एरिया इंडिया का तो अपना तो तमिलनाडु ही होता है, तो तमिलनाडु का ही कोई होगा, तो कालकप्पड़ मुदुथुरई टाइगर रिजर्व सबसे साउथर्न से। वहीं छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की बात करें 51 है, सभी को डिस्कस करना के लिए टाइम चाहिए। और तो छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं टाइगर रिजर्व में, तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर रिजर्व भी है। और अचानक मार ATR बताया था, अचानक मार टाइगर रिजर्व क्षेत्र, जो कि अपना अचानक मार एरिया हमारे छत्तीसगढ़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वहीं उदंती सीता नदी एरिया भी है, और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट एरिया के कुछ एरिया को भी टाइगर रिजर्व बनाने की कोशिश चल रही है। अब हम देख लेते हैं एलिफेंट रिजर्व की बात करें। इंडिया में एलिफेंट रिजर्व के लगभग 32 से ऊपर ही हैं, और भी अधिक बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि एरिया वाइज अपने अपने स्टेट लेवल पे वर्क किया जा रहा है, जहां एलिफेंट का कंजर्वेशन किया जा सके। हम लोग को पता है कि 12 अगस्त को एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त 1992 से यह प्रयोजन शुरू किया गया था। और एलिफेंट के बारे में हम देखें तो साउथर्न एरिया में सबसे अधिक पाया जाता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो असम हो गया, दिहांग दिबांग एरिया हो गया, कांजीरंगा इटाकी नागालैंड वाली एरिया हो गई, और गारो खासी जयंतिया वाले हिल्स रीजन्स हो गए, जो कि मेघालय में स्थित है। और वहीं थोड़ा नीचे आए तो झारखंड में सिंह भूमि हो गया, वेस्ट बंगाल में मयूरभंज हो गया, उड़ीसा में गजपति एरिया, गजपति राजा बोला जाता है, पहले से ही पौराणिक नाम है, तो वहाँ गज बहुत अधिक होंगे, गज मीन्स एलिफेंट। मयूरभंज, वैतरणी, महानदी बेसिन्स और साउथ उड़ीसा एरिया में सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो लेमरी कटघोरा एरिया, जो कि कोरबा में स्थित है, क्योंकि जसपुर एरिया से आते हैं, सरगुजा एरिया से, बलरामपुर से एंटर करते हैं और यहाँ कटघोरा एरिया में फैले हुए हैं, और फिर इधर से टर्न होके। और अगर वेस्ट साइड अपना देखा जाए तो बियर एरिया हो जाते हैं, भालू आते हैं इधर से, किस साइड से बोलें तो आपके कोरिया हो गया, मुंगेली एरिया हो गया, इधर से भालुओं का आना होता है, और ईस्ट साइड से नॉर्थ साइड से टाइगर्स एलिफेंट लोग का आना होता है। वहीं अगर साउथ एरिया में देखें तो वायनाड हो गया, मैसूर हो गया, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अन्नामलाई और अनाईमुड़ी एरिया, जो कि केरला में स्थित है, पेरियर्स, साइलेंट वैली, इधर सबसे अधिक हाथी देखा जा सकता है। एलिफेंट का जमावड़ा सबसे अधिक है। मूवीज में आप देख सकते हैं कि हाथियों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि साउथ एरिया में बहुत अधिक हाथियों का डेंसिटी है। अब देख लेते हैं हम क्रोकोडाइल्स की बात करें कंजर्वेशन में, तो 1974 से इसका कंजर्वेशन शुरू हो गया था, जो कि 16 से ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में सेंटर्स बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम अगर याद करना है तो हम याद कर सकते हैं भितरकनिका और चंबल्स रिवर में क्रोकोडाइल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट संरक्षण और प्रोटेक्शंस के कार्य चलते हैं। वहीं अगर वॉल्चर्स कंजर्वेशंस की बात करें, मतलब कि गिद्ध संरक्षण की बात करें, तो गिद्ध का जो अभी हमारे ये सफाई यूनिट में गिना जाता है, ये क्लियरनेस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लीनर्स हैं हमारे लिए, जो कि मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, तो
एक मेडिकल, मतलब बोलना चाहिए एक मेडिकल यूज़ करते हैं जंतुओं के लिए, उनका दर्द नाशक के लिए, और इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन उसमें मिले होते हैं, उनको कम करके भी उनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डेक्नोफेनाक के नाम से जाना जाता है, जो कि दर्द नाशक होती है, नॉन स्टेराइल और एंटी इन्फ्लेमेटरी और ड्रग्स का उपयोग करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मतलब वही दर्द नाशक की बात है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं। गिद्ध को इस समाप्ति का कारण यही है क्योंकि वो जीव अगर तकलीफ में होते हैं उनको दर्दनाशक दिया जाता है, उनके बॉडी पे ये रहती है ये ड्रग्स, आपका डाइक्लोफेनाक हो गया या फिर इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, और उनको ये गिद्ध खा जाते हैं मरने के बाद, जो उनका डेथ हो जाता है तो, और उनके शरीर पे जाके ये उनकी जनरेशन्स को ख़त्म कर रही है, मतलब गिद्धों की जनरेशन को ख़त्म करनी। तो इसके लिए बैन के लिए बहुत उपाय किए जा रहे हैं, 2006 से बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा में स्पेसिफिक देखा जाए तो जटायु प्रजनन एवं संरक्षण क्षेत्र वाले एरिया घोषित किया गया है और प्रोटेक्शंस के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं ऑलिव रिडले टर्टल की बात करें। 1975 से इसका भी प्रोटेक्शंस के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो यहाँ की हमारी उड़ीसा एरिया की भीतरकनिका की क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए यहाँ प्रशांत महासागर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के साइड से होते हुए जो कि कछुआ होते हैं, टर्टल होते हैं, ऑलिव रिडले वो आते हैं और सिमलीपाल गहिरमाथा एरिया में अपना प्रजनन कार्य शुरू करते हैं, अपना मीटिंग्स होते हैं, प्रोसेस होती हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए इसका कंजर्वेशंस किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये भी एक मेराइन जीव के लिए, स्पेसिस के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम राइनोसियस, मतलब कि एक सिंग वाले गेंडा, रिहाइनोस। तो इसका जो बीच में नाक के पास सिंग होता है, जो कि बहुत ही मेडिसिन्स में सेक्स पावर इंक्रीजिंग के लिए और कुछ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस के लिए मेडिकल थिंग्स को उपयोग करने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इनका धड़ल्ले से पोचिंग किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। तो इसके लिए 1987 से इनका कार्य किया जा रहा है, प्रोटेक्शंस के लिए कार्य चल रहे हैं, जो कि यूज़ किया जाता है अवैध पोचिंग को रोकने के लिए। और हमारे इंडिया में मानस, कांजीरंगा, जल्दापारा नेशनल पार्क कंजर्वेशंस चल रहे हैं। वहीं अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंगा डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंस हमारे लिए जलीय जीव है। 2009 में ही डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ही इसे, और रियल में हमारे लिए हमारे गंगा रिवर पे ये पाए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल बायोफिक हाइड्रो स्पीसीज में भी जाना जाता है, तो इसे घोषित किया गया था। गंगा एक्शन प्लान्स के अनुसार और नमामि गंगे के अनुसार भी डॉल्फिन को बचाने के लिए बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है, और डॉल्फिन हमारा नेशनल जीव घोषित किया गया, तब से इसका संरक्षण के लिए और भी अधिक कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इसका भी विलुप्ति की ओर बढ़ते जा रही है। IUCN ने रेड डेटा लिस्ट में भी इसको घोषित कर चुका है। 2013 से इसके स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के लिए कार्य चलाए जा रहे हैं, प्लान बनाया जा रहा है। राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जो कि इसके ऊपर एक्शन लिया है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी इसमें शामिल हैं। एशियन लायन की बात करें तो एशियन लायन के बारे में तो हम जानते हैं, गिर के गुजरात में इसका प्रोटेक्शंस और कंजर्वेशन चल रहे हैं, बहुत ही कम है, 350 लगभग हैं, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में ये लायन पाए जाते हैं। वहीं कोरल रीफ की बात करें, कोरल रीफ मतलब मेराइन एरिया में, मेरिन्स में समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं गहराई में और उथले एरिया में भी। तो एल्गी जो होते हैं, एल्गी अपने लेयर बनाते हैं, लेयर बाय लेयर, और वो कोरल से ऊपर छाए होते हैं। मूंगा की चट्टानें भी बोलते हैं जिससे, और कलरफुल होते हैं एक से, किसमें आपको मोती स्टाइल देख सकते हैं। और फिशिस मेराइन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए कोरल रीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये भी कुछ कारण से हमारे प्रदूषण या जो हमारे जो नालों के पानी जाते हैं, इसके कारण से इस एरिया का भी नुकसान हो रहा है। इसकी भी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शंस इम्पोर्टेंस है, इसके लिए एक्शन लिया जा रहा है और इम्पोर्टेंस प्लानिंग किया जा रहा है इनका संरक्षण के लिए। इस प्रकार से हम इन सीटूस में ये सब देख सकते हैं, और कुछ कंजर्वेटिव एरियाज़ भी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं एक्स सीटूस के बारे में।